राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार। वैश्विक नेताओं का आने का सिलसिला जारी। पीएम मोदी आज अमेरिका, बांग्लादेश, मॉरिशस के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री ने हिसार में जनसंवाद के अंतिम दिन गुराना, नारनौद शहर और उगालन गांव में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। गुराना की तहसील हांसी से बदलकर बरवाला करने की भी घोषणा की। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने गुरुग्राम के भौंडसी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रथम वाहिनी दुर्गा शक्ति हरियाणा सशस्त्र पुलिस बल की महिला प्रशिक्षुओं के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 से करेगा सम्मानित। कुलपति ने कहा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके दिए गए योगदान के लिए लिया ये निर्णय। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। भारत कल से नई दिल्ली में शुरू होने वाले 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वैश्विक नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, नाइजीरिया के राष्ट्रपति, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ, इटली के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंचने वाले नेताओं में शामिल हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पारंपरिक भारतीय लोक नृत्य और संगीत के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन के दौरान खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा, संक्रमण और जलवायु परिवर्तन तक कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में अनेक विकासशील देशों की आशाओं और आकांक्षाओं का पुरजोर समर्थन करते हुए खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। लोगो, कटआउट, झंडे, फव्वारे, भवनों के अग्रभाग पर रोशनी, भित्ति चित्रों, दीवारों पर आकृतियां तथा विभिन्न स्थानों पर सजाई गई मूर्तियों से नई दिल्ली रंगीन हो गई है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का मुख्य स्थल प्रगति मैदान का भारत मंडपम राष्ट्रीय अध्यक्षों और गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए अत्यंत सुंदर तरीके से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 3 दिन विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पीएम मोदी आज अपने आवास पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने तथा विकासात्मक सहयोग को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। कल G20 बैठकों के अलावा प्रधानमंत्री ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रविवार को पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ दोपहर के भोज पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कनाडा, कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है। G20 सदस्य और अतिथि देशों को भारत की डिजिटल प्रगति से रूबरू करवाने के लिए एक इंटरैक्टिव इंडिया पेविलियन की स्थापना की गई है। इस पहल के हिस्से के रूप में विभिन्न भारतीय भाषाओं और G20 के तहत इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं में रियल टाइम स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन का भी प्रदर्शन किया गया है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के CEO अमिताभ नाग ने भारत की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की दिशा में इस सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्लेटफॉर्म है, अनुवाद करता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में और AI यूज़ करता है। तो हम अभी इंडिया के जितने 22 लैंग्वेज हैं भारत के, उनको उनका ट्रांसलेशन करते हैं और उनका ट्रांसलेशन करके आप अगर किसी एक लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं तो अगर कोई दूसरा लैंग्वेज जानता हो तो ये प्लेटफॉर्म उसको ट्रांसलेट करके सुना सकता है। G20 के लिए स्पेसिफिकली बाहर वाली लैंग्वेज जो G20 के लैंग्वेजेस हैं उनको भी इंटीग्रेट किया है। तो आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आप एक लैंग्वेज जो कि इंडिया की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तरह तरह के प्रयास चल रहे हैं इस डायरेक्शन में और काफ़ी लोग कई प्रयास कर रहे हैं। इंडियन लैंग्वेजेस में ये एक अपना इकलौता
एफर्ट है जो कि सारे 22 लैंग्वेज को केटर करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनसे इंटीग्रेट कर सकता है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के माल ढुलाई वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसों पर गुरुवार मध्य रात्रि से 10 सितंबर तक मथुरा रोड यात्री, आश्रम चौक से आगे भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने पर प्रतिबंध है। वहीं भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और हल्के माल ढुलाई वाहनों को गुरुवार रात 9 बजे से 10 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आज सुबह 5 बजे से 10 सितंबर तक नई दिल्ली के पूरे क्षेत्र को नियंत्रित जोन घोषित भी कर दिया गया है। वहीं आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, फल, सब्जियां, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य सामान ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। नूह जिले में 3 सितंबर से चल रही G20 के शेरपाओं की चौथी और अंतिम बैठक कल संपन्न हुई। 4 दिनों तक चली इस बैठक में दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्षों के होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का मसौदा तैयार किया गया है। जिले में अरावली की तलहटी की हरी भरी वादियों के बीच हरियाणा की मेजबानी से विदेशी डेलीगेट्स प्रफुल्लित नजर आए। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा तैयार लघु डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से विदेशी मेहमानों ने हरियाणा की विकास यात्रा और उपलब्धियों को देखा। भारत में G20 शेरपा अमिताभ कांत के नेतृत्व में 12 सत्रों में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस शेरपा बैठक में सभी ने दुनिया के हितों के लिए निष्पक्ष होकर प्रतिनिधित्व करने के संकल्प को भी दोहराया। भारत के नेतृत्व में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के जरिए विश्व में पर्यटन, विविध सांस्कृतिक समझ और परंपराओं को G20 सीमाओं से आगे ले जाने की वकालत की गई। इसमें संघीय, सामाजिक, कूटनीतिक, वैश्विक तथा आर्थिक मामलों जैसे प्राथमिकता वाले मुद्दों को सामने रखकर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने का कार्य किया गया है। इस बैठक में औपचारिक बैठकों के अलावा सभी देशों के शेरपाओं ने कूटनीतिक, आपसी सहयोग, समझ और विश्वास को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों को प्रगाढ़ किया। इस शेरपा बैठक में भाग लेने पहुंचे विदेशी डेलीगेट्स को हरियाणा की समृद्ध परंपरा व संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। इस दौरान हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विदेशी डेलीगेट्स के समक्ष भारत की अनेकता में एकता की तस्वीर प्रस्तुत की गई। कल बैठक के अंतिम दिन मेहमानों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की विविधता का आनंद लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में जनसंवाद के अंतिम दिन आज गुराना, नारनौद शहर और उगालन गांव के लोगों की समस्याएं सुनी व अधिकतर का मौके पर ही समाधान किया। गुराना गांव में उन्होंने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए। साथ ही सीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर गुराना गांव की तहसील को हांसी से बदलकर बरवाला करने और इस गांव का मार्केट कमेटी क्षेत्र भी बरवाला करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को परिवार पहचान पत्र के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि सरकार की ओर से विकास के लिए गांव की आबादी के हिसाब से ही ग्रांट आती है, इसलिए सभी अपना परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवाएं। वर्ष 2014 में हमने सरकार बनाते ही एक नया सिस्टम विकसित किया जिसके तहत कई फैसले लिए गए हैं। लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। फैमिली आईडी के कारण से घर में नया कोई भी अगर बालक भी जन्म हो जाएगा तो अगले महीने उस खाते में आ जाएगा, और भगवान ना करे कोई आदमी चला जाएगा तो अगले महीने के अंदर वो कट भी जाएगा। हो गया ना एकदम ताजा जनसंख्या। दूसरा, गांव की आबादी के हिसाब से गांव को ग्रांट आती है। आबादी पूरी लिखाओगे तो हिसाब से ग्रांट आएगी। अगर एक आदमी कम पाया गया तो 2000 रुपये ग्रांट कट जाएगी। 100 आदमी अगर फैमिली आईडी नहीं बनवाएंगे तो 2 लाख रुपया ग्रांट कट जाएगी। तो आप चाहते हैं अपने गांव की ग्रांट कटाना? नहीं ना चाहते? नहीं ना चाहते? इसलिए हर कोई फैमिली आईडी बनवाओ। किसी की रह भी गई हो तो खड़े होकर के, अभी कंप्यूटर वाले आए हुए ना, हमारी टीम कंप्यूटर की टीम किधर है? इधर पीछे बैठे हैं। वो जो बैनर लगा हुआ परिवार पहचान पत्र का,
अगर कोई है बैठा हुआ अभी तो खड़े हो जाओ जिसका फैमिली आईडी नहीं बना। अन्य गांवों के लिए घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खानपुर गांव में 100 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। डाटा गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण करवाया जाएगा। वे गांव मसूदपुर में परचेज सेंटर खोला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सिसाई गांव की पेयजल आपूर्ति को भाखड़ा से जोड़ने की भी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान दिव्यांगों को बैटरी चलित वाहनों का तोहफा दिया। उन्होंने कल ही बहबलपुर के जनसंवाद कार्यक्रम में जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए थे कि जिन दिव्यांगजनों के हाथ दुरुस्त हैं उन्हें साधारण ट्राईसाइकिल के स्थान पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल ही दिया जाए, ताकि उन्हें गर्मी व अन्य विपरीत परिस्थितियों में आवागमन के लिए हाथ से ट्राईसाइकिल ना खींचनी पड़े। 12वीं पास कर चुके अमन ने बताया कि पहले वे गांव से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन अब वे उच्च शिक्षा के लिए नजदीक के शहर जा सकेगा और अपना भविष्य बना सकेगा। इसके लिए अमन ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुझे मोटराइज ट्राईसाइकिल मिलने जा रही है और कल सरकार ने कहा घोषणा की जो चला सकते हैं उनको हाथ वाली क्यों दी जा रही है, उसे ये बिजली वाली दी जानी चाहिए। तो इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम पढ़ाई के लिए या रोज़गार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। बहुत बड़ी मदद होगी। कोशिश करूँगा कि गाँव तक बाहर भी पढ़ने जा सकूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो गाँव वाली पढ़ाई तो पूरी होगी, मेरी +2 होगी कॉलेज में, या मतलब मैं स्टेनो कर लीजिए ITI, उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहूँगा सेंटर वगैरह में जाके। इससे फ़ायदा वहाँ मैं टाइम से पहुँच सकूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। हमारी बहुत विकलांगों की बहुत बड़ी मदद करी है। वहीं हिसार जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव रविंद्र लोहान ने बताया कि एक व्हीकल की कीमत लगभग 42,000 रुपए है। आज तीनों स्थानों पर आयोजित जनसंवाद के दौरान दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन निःशुल्क दिया गया है। ये वाहन एक बार चार्ज होने पर करीब 30 किलोमीटर तक चल सकती है। तीनों कार्यक्रम में ये थोराना और नारनौंद रोगालन वहाँ प्रत्येक दिव्यांगजन को तिपैया रिक्शा दी जाएगी, जिसकी एक रिक्शा की कॉस्ट 42,000 रुपये है और ये निःशुल्क दिव्यांगजन को दी जाएगी। तुरंत इम्प्लीमेंट हमने कर दिया। उपायुक्त महोदय ने भी हमें आदेश किए, रातों रात ही हमने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की पालना की है। लगभग ये 35 की स्पीड पे चलेगी और 28 से 30 किलोमीटर ये चल सकती है। इनको सुविधा होगी, जो बीच में इनका जो सहायक व्यक्ति है उसका उनको छुटकारा मिल जाएगा। ये इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सकते हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कल गुरुग्राम के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भौंडसी में प्रथम वाहिनी दुर्गा शक्ति हरियाणा सशस्त्र पुलिस बल की महिला प्रशिक्षुओं के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस की नौकरी व्यवसाय न होकर एक सेवा है और सभी महिला प्रशिक्षकों के अभिभावकों को शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी बेटियों को पुलिस सेवा के लिए प्रेरित किया। सभी महिला प्रशिक्षु भी बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से अपना प्रशिक्षण कुशलतापूर्वक पूरा किया है। प्रदेश सरकार महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। हरियाणा में आज 33 महिला पुलिस स्टेशन और 200 महिला हेल्प डेस्क कार्यरत हैं। शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य है जिसने महिलाओं की सहायता के लिए दुर्गा शक्ति ऐप शुरू किया है। अब इस ऐप को डायल 112 सेवा से जोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के मामले का शीघ्र निपटान करने के लिए 6 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत व नूह में शुरू की गई है। उन्होंने पुलिस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि मानव तस्करी निपटाने के लिए हरियाणा प्रदेश में 22 मानव तस्करी विरोधी इकाइयां कार्य कर रही हैं। उन्होंने 19,496 लापता महिला व बच्चों को मानव तस्करों से छुड़ाकर उनके अभिभावकों से मिलवाया। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए हरियाणा में 29 साइबर पुलिस स्टेशनों, 3 साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला व साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से धोखाधड़ी से ऑनलाइन चुराए रुपए लगभग 11 करोड़ रुपए साइबर ठगों से बचाए गए हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन, खनन, कराधान, उत्पाद शुल्क, HVPNL व पुलिस अधिकारियों को मिलाकर हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्यूरो का गठन किया गया है। इस ब्यूरो के 8 पुलिस स्टेशन अंबाला, करनाल, रोहतक, जींद, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में खोले गए हैं।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गोयल शांति पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को जल्द ही ये अवार्ड दिया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष ने एक इंजीनियर के रूप में मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अथक प्रयास किया है। इसरो चेयरमैन ने भी सम्मान के लिए अपनी सहमति दे दी है। कुलपति ने कहा कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एस सोमनाथ को गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने के निर्णय की सराहना की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड्स हैं जिनको हम गोयल प्राइज के नाम से जानते हैं। गोयल प्राइजेस जो है अभी तक हमारे जितने भी देश के जाने माने हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको पहले दिया जा चुका है, और हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है गोयल प्राइजेस को, उन्होंने तय किया कि अब की बारी जो हमारा गोयल पीस प्राइज है इसके लिए हम जो इसरो के चेयरमैन हैं श्री एस सोमनाथ जी, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। तो मुझे आपसे शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री एस सोमनाथ जी इसरो के चेयरमैन जो हैं उन्होंने भी इसके लिए अपनी स्वीकृति दी है, और हमारे विश्वविद्यालय का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है अपनी स्वीकृति देकर। और आने वाले समय के अंदर नियर फ्यूचर में एक बहुत बड़े स्तर पर इसका अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके अंदर श्री एस सोमनाथ जी यहाँ पर आएंगे और हमारे विश्वविद्यालय के जितने छात्र छात्राएँ हैं और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। वो आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनसे हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को और रिसर्च स्कॉलर्स को उनसे सीखने के लिए मिलेंगे। और गौरतलब है कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को 1998 में और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को 2015 में गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सनातन धर्म को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयानों की कड़ी निंदा की है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें हिंदुत्ववादी होने पर गर्व है। अंग्रेज और मुगल भी हिंदुत्व को नहीं मिटा सके। कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को मिटाने की बात करें, जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं और उसकी तुलना ना जाने किन किन चीज़ों से कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, नफरत नहीं, प्रेम के आदी हैं। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। इतिहास गवाह है कि अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, हिंदुत्व को हटाने का, मिटाने का प्रयास किया। जो सदियों से नहीं हो पाया, वह घमंडिया गठबंधन के लोग क्या कर पाएंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि सनातन के अपमान पर वो चुप क्यों हैं। राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से है, क्या आप सबकी सोच एक जैसी है? क्या ये संविधान पर प्रहार नहीं है? आप बार बार बात करते हो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, क्या ये संविधान पर प्रहार नहीं हो रहा है? क्या उसका उल्लंघन नहीं है? क्या ये सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है? आखिरकार राहुल गांधी जी के मुंह में दही क्यों जम गया कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा कांग्रेस के नेताओं से? इसका मतलब एक सोची समझी साजिश है जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। वित्तीय समावेशन के लिए विश्व बैंक से तैयार G20 वैश्विक भागीदारी दस्तावेज में पिछले दशक में भारत में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI के व्यापक प्रभाव की प्रशंसा की गई है।
डीपीआई की सराहना करते हुए विश्व बैंक दस्तावेज में कहा गया है कि भारत ने केवल 6 वर्षों में ये उपलब्धि हासिल की है, जिसे प्राप्त करने में लगभग 5 दशक लगते। दस्तावेज में डीपीआई के विस्तार के लिए मोदी सरकार के सफल उपायों तथा सरकारी नीति और विनियमों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जनधन आधार मोबाइल की संयुक्त क्षमता ने वित्तीय समावेशन दर को 2008 के 25% से बढ़ाकर पिछले 6 वर्षों में 80% से अधिक कर दिया है, जबकि सामान्य स्थिति में ये उपलब्धि हासिल करने में 47 वर्षों का समय लगता। दस्तावेज में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की संख्या योजना शुरू होने के बाद से बढ़कर लगभग तिगुनी हो गई है। मार्च 2015 में इन खातों की संख्या 14 करोड़ 72 लाख थी, जो जून 2022 में बढ़कर 46 करोड़ 20 लाख हो गई। दस्तावेज में उल्लेख है कि जनधन योजना ने कम आय वर्ग की महिलाओं को बचत के लिए प्रोत्साहित किया है। दस्तावेज के अनुसार पिछले दशक में भारत ने डीपीआई को व्यापक रूप देकर सरकार से जनता तक विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल संपर्क स्थापित किया है। इससे 312 प्रमुख योजनाओं के जरिए 53 केंद्रीय मंत्रालयों से लगभग 361 अरब डॉलर की राशि सीधे लाभार्थियों तक अंतरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% रहा। भारत में डीपीआई ने व्यवसाय संचालन में जटिलता, लागत और समय में कमी लाकर निजी संगठनों की क्षमता में भी बढ़ोतरी की है। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कल फरीदाबाद के लोगों को 4 वातानुकूलित बसों की सौगात दी। उन्होंने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन 4 बसों में से 3 बसें चंडीगढ़ और 1 बस जयपुर के लिए यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि परिवहन विभाग ने प्रदेश भर को 42 सीटर 153 वातानुकूलित बसें दी हैं, जिनमें से फरीदाबाद को 20 बसें मिलेंगी और इस कड़ी में 4 बसें रवाना की गई हैं। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री का विजन प्रदेशवासियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। पूरे हरियाणा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी ने एक बहुत बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को दी है। 153 बसें, एसी बसें, 42 सीटर पूरे प्रदेश में उन्होंने आज एलोकेट की हैं। कुल में से 20 बसें फरीदाबाद के लिए हैं। अभी 4 बसें आई हैं जो आज यहाँ से बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई है, बल्लभगढ़ से जयपुर के लिए रवाना हुई। जब पूरी बसें मिल जाएंगी तो देश के हर बड़े शहर के लिए यहाँ से एसी बसें शुरू होंगी। प्रदेशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में सुविधा मिले, उसमें परिवहन का क्षेत्र भी एक है। और आप देखेंगे फरीदाबाद से वोल्वो बस भी जाती है चंडीगढ़ के लिए, फरीदाबाद से अभी एसी बसें भी चलेंगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदेशवासियों को परिवहन की मिलें और फरीदाबाद वासियों को मिले, इसकी चिंता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हमारे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने की है। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेशवासियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। करनाल से 1 सितंबर से शुरू साइक्लोथॉन यात्रा कल शाम नूंह पहुंची, जहां पर जिला प्रशासन, गणमान्य लोगों सहित आमजन ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। जिले में यात्रा के दौरान आरएएफ के अलावा हरियाणा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि हरियाणा में नशे को समाप्त करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए यह यात्रा एक जन जागरण अभियान है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों में एक जन जागरण का बात कहनी है, लोगों तक पहुंचानी है। सभी क्षेत्रों में, चाहे वो महिलाओं में हो, चाहे वो युवाओं में हो, चाहे बच्चों में है, एक तरह की एक जोत जगानी है कि भाई जो हमारे लिए ये ड्रग्स है ये किसी के लिए सही नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस महकमे के द्वारा, युवाओं के द्वारा और साथ में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक कंबाइंड एफर्ट किया गया है, जिसमें एक जन जागरण अभियान यहाँ पर चालू किया गया है। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत 1 सितंबर को करनाल से इस रैली को रवाना किया था। इस यात्रा का उद्देश्य हमारी युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ जागरूक करना है।
जी ने इस यात्रा का वहां से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और ये पूरे हरियाणा में होती हुई 25 तारीख को वापस ये यात्रा पहुंचेगी। ये साइक्लोथॉन यात्रा जो है ये नशा मुक्ति के लिए यात्रा ये की गई है, जिसके अंदर में लगभग 250 पुलिसकर्मी इस यात्रा के अंदर रेगुलर चल रहे हैं। 100-125 साइकिल इसके अंदर में है और हमारे जिले में आज हमने इसको सबसे पहले फरदड़ी में हमारा जो जिला शुरू होता है वहां रिसीव किया। नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। नशे की जो आदत है वो नशे की आदत परिवार को खत्म नहीं करती बल्कि एक गांव को, एक प्रदेश को, एक जिले को खत्म करती है। और उसको खत्म करने के लिए जिसमें नशे की आदत आती है, नशे से क्या क्या चीज पैदा होती है। नशा करने वाला आदमी चोरी करेगा, डकैती करेगा या जुआ खेलेगा। जब उसको नशे के पैसे नहीं मिलेंगे तो पहले घर से चोरी शुरू करेगा, फिर घर वाले परेशान रहेंगे, फिर वो बाहर भी चोरी करनी शुरू कर देगा। तो अगर नशे मुक्त हमारा हरियाणा होगा तो जो क्राइम है उसमें भी कमी आएगी और वो कमी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इतनी ही जितनी चिंता के तहत इसको यात्रा निकाली जा रही है, अगर उसी तरीका से अगर सरकार चिंतित हुई, मुझे नहीं लगता 24 घंटे में हमारा नशा मुक्त हरियाणा हो सकता है। अगर प्रशासन पूरी तरह से कमर कस के इस पे मिशन चला दे तो मैं चाहूंगा कि अभी मुझे एक हमें उम्मीद सी झलकने लगी है कि लगता है कि सरकार इसमें फिक्रमंद है, लेकिन कहीं न कहीं अभी ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है। जिले में स्थानीय लोगों के साथ स्कूली बच्चों ने भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये साइक्लोथॉन यात्रा आज रेवाड़ी पहुंचेगी। केंद्र की ओर से राज्यों के सहयोग से आमजन में अयादगी बिलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की पानीपत के लोगों ने सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 200 रुपए की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपए तक के नगद इनाम जीतने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत जहां ग्राहक अपने सामान का बिल लेने के लिए जागरूक होंगे, तो वहीं सरकार ने ग्राहकों के लिए 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की लकी ड्रॉ योजना भी शुरू की है। जिले के दुकानदारों ने कहा कि ग्राहकों को किसी भी खरीदे गए सामान का बिल अवश्य लेना चाहिए ताकि बिल पर लगने वाला टैक्स हमारे देश की उन्नति में काम आ सके। मेरा बिल मेरा अधिकार, इससे हम बहुत खुश हैं। इस बिल को लेने से उपभोक्ताओं में जागरूकता आएगी और देश का जीएसटी का जो पैसा है वो देश को जाएगा, जो हमारे विकास के कार्यों में हमारा सहयोग होगा। और इस स्कीम के तहत कस्टमर को भी इनाम देने की जो घोषणा की है सरकार ने, वो बड़ी सराहनीय योजना है। उपभोक्ताओं ने खुशी जताते हुए कहा कि जब भी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उसका बिल अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बिल हमारा अधिकार है। बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है, इससे जो देश का हमारा टैक्स पेपर से इकट्ठा हुआ लोग जागरूक होंगे, टैक्स भरेंगे, देश के विकास में बहुत अच्छा योगदान है इस चीज का। तो मैं इस सरकार के इस कदम को बहुत ही सराहनीय बताऊंगा। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत। मेरा बिल मेरा अधिकार जो स्कीम है जो मोदी सरकार ने निकाली है, उससे देश के अंदर बहुत एक लेवल तक की जागरूकता फैलेगी और सारे अपना जो भी है अपने पक्के बिल की तरफ कन्वर्ट होंगे। तो मैंने भी लिया, मुझे भी फायदा हुआ है, आप भी लें, सबको फायदा हो। इस शोरूम से फ्रिज खरीदा है और ये पक्का बिल लिया है। सरकार की तरफ से योजना चल रही है मेरा बिल मेरा अधिकार, योजना बहुत अच्छी है, इसमें इनाम भी निकल रहा है। मैं इसको अपलोड करूँगा ऐप से और डाउनलोड करके ऐप में डाल दूँगा। मेरा मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। मेरा बिल मेरा अधिकार, इसके तहत लकी ड्रा द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं निकाली जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के इनाम दिए जा रहे हैं। तो मेरा सब उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वो जो भी परचेज करें उसका बिल जरूर लें, क्योंकि ये जो बिल में हम टैक्स देते हैं वो हमारे देश के विकास में ही काम आता है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का लाभ जरूर लें। इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों को अपने सामान का बिल लेने के लिए जागरूक करना है।
आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ये दिवस लोगों को आत्मसम्मान और मानव अधिकारों के मामले में साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में साक्षरता की दिशा में अच्छी प्रगति के बावजूद अभी तक 76 करोड़ से अधिक नौजवानों को साक्षर बनाने की चुनौती बनी हुई है। हाल ही के कोविड-19 संकट और जलवायु परिवर्तन तथा अन्य समस्याओं ने इस चुनौती को बढ़ा दिया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय है संक्रमण काल से गुजरते विश्व में साक्षरता को बढ़ावा, सतत और शांतिपूर्ण समाजों की स्थापना की नींव का निर्माण करना है। इस बीच यूनेस्को ने सरकारों से आह्वान किया कि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और इसके लिए समुचित दिशा निर्देश और शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।